ना मोदी महत्वपूर्ण है ना रणदीप। लोगों को आखिर में मुद्दा और जिंदगी के विषय चाहिए। मोदी की गारंटी चाइना के माल की तरह है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। मैंने एक कांग्रेस का गारंटी प्रोग्राम बनाया था, आप तो वहां गए थे। ये गारंटी शब्द भी मोदी जी ने वहां से मुझसे चोरी किया हुआ। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसने उन्हें गाली देकर कोस कर बीजेपी के खिलाफ वोट ली। उसके बाद सत्ता की मलाई लूटने के लिए दुष्यंत चौटाला उनकी गोदी में बैठ गया और सारे एमएलए बेच दिए वहां। गवर्नर साहब जो हैं वो राजधर्म नहीं निभा रहे। गवर्नर साहब संविधान नहीं निभा रहे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज खारिज हो जाती। ये सरकार बहुत दिन चल नहीं सकती। बकरे की मां है, कब तक खैर मनाएगी। पुलवामा हुआ तब किसकी सरकार थी? मोदी जी थे। उरी हुआ हमला हमारे, तब कौन था? मोदी जी थे। पठानकोट का हमला हुआ, कौन थे? मोदी जी थे। कांधार में हमारे उग्रवादियों को छोड़कर आए, कौन थे? वाजपेयी जी। जब जब बीजेपी की सरकार आती है बड़े उग्रवादी हमले होते हैं। देश का मुद्दा है किसानी और युवा के लिए रोजगार। ये देश के मुद्दे हैं। देश के मुद्दे भैंस चोरी कर लेंगे, वो मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, ये देश के मुद्दे नहीं है। यानी अगर दो पति पत्नी है तो वो उनके 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ज्यादा बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? अब वो उन्होंने तो करे नहीं, अब हमारे को और मना कर दें बच्चे पैदा करने से, ये क्या बात है? नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय झा और इस वक्त दैनिक सवेरा का चुनावी रथ कुरुक्षेत्र में आ चुका है और कुरुक्षेत्र के इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं गोहाना गांव में और ये कैथल विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ इस चुनावी रथ पे होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा की जनता की अदालत में। आज कैथल की धरती पे कैथल विधानसभा क्षेत्र में रणदीप सिंह सुरजेवाला दैनिक सवेरा के जनता की अदालत में है और आज हम इनसे जानेंगे कि हरियाणा प्रदेश और देश में 4 चरणों का चुनाव हो गया है और उसके बाद 3 चरणों का चुनाव बाकी है। हरियाणा में क्या मिजाज है, हरियाणा की जनता क्या चाहती है, और साथ ही कुरुक्षेत्र में जहां इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के सामने बीजेपी के नवीन जिंदल है, किस तरह का मुकाबला है? सबसे पहले रणदीप जी, यही सवाल, हम लोग पिछले 15 दिनों से हरियाणा के अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जो समझ में आया कि हरियाणा में 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो किसान का, दूसरा नौजवान का और तीसरा महिलाओं के सम्मान का। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है हरियाणा में? अजय जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जी, आज देश में एक ऐसी सरकार है जब लाखों किसान, वो उसमें गरीब मजदूर भी था, रविदासिया भी था, वाल्मीकि भी था, हर बिरादरी का किसान भी था। जब देश के उस राजा से जिसको वोट देकर हमने बनाया था, जब हम न्याय मांगने गए तो मिला क्या? लाठियां मिली, दीवारें मिली, भाले और बंदूकों की नालियां मिली, दुत्कार मिली। 381 दिन तक लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर मजदूरों के साथ दस्तखत देते रहे, पर नरेंद्र मोदी जी को यह समय नहीं मिला कि वो उनकी बात सुन सके। वो लाल किला पर कब्जा करने नहीं गए थे, वो वहां जमीन मांगने भी नहीं गए थे। वो केवल ये कहने गए थे कि 3 काले कानून जिनसे आप हिंदुस्तान की खेती को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हो, कृपया करके ये कानून वापस लो। फसल का रेट जो निर्धारण होता है, किसान को वो फसल का रेट मिल जाए ताकि सीरी हो या किसान, वो अपनी मेहनत की कमाई ले सके। 750 किसान शहीद हो गए, पर देश की संसद ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। हाँ, उल्टा क्या कहा गया कि जो मजदूर और किसान वहाँ गए हैं, जो सरदार भाई थे, बोले ये उनके बारे में बीजेपी के लोगों ने कहा ये खालिस्तानी है। जो मेरे आप जैसे थे जिन्होंने शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उनके बारे में कहा ये उग्रवादी हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये देशद्रोही हैं। वो बीजेपी
जो 36 बिरादरी के किसान और खेत मजदूर से कल तक ये कहती थी कि ये गुंडे, बदमाश, मवाली, उग्रवादी, देशद्रोही, नक्सलवादी हैं, आज वो वोट कैसे मांग सकते हैं? दूसरा, आप अगर किसी गांव की आज हालत देखें हरियाणा के, और शायद ये देश की भी हालत होगी, मैं तो आपको हरियाणा की बता सकता हूं, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे गांव छोड़कर पलायन कर गए, क्योंकि शिक्षित हैं, काबिल हैं, लायक हैं, उम्मीद है, परंतु रोजगार नहीं है। अगर किसी को 1 किला जमीन भी आती है तो अपने पिता को कहता है इसे बेच दीजिए, 40 लाख रुपए दीजिए, मैं विदेश जा रहा हूं। हमारी बेटियां तक विदेश पलायन करने को आज मजबूर हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह जी ये कहते हैं कि यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। आप किसी गांव की कहानी उठाकर देख लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और जो हमारी महिला पहलवान बेटियां हैं, वो न्याय ही तो मांग रही थी, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनके साथ अनाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। वो यही तो कह रही थी कि मोदी जी के जो सबसे खासम खास बृजभूषण सिंह हैं, उनको हटाइए और उन्हें सजा दीजिए। उल्टा बेटियों को सड़कों पर दिल्ली पुलिस से घसीटा गया। तो किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, ये चारों बातें महत्वपूर्ण हैं हरियाणा के लिए। और पांचवें हमारे फौजी, इस इलाके से थोड़ा फौज में कम भर्ती है, बाकी इलाके से ज़्यादा है, पर अब भर्ती होने की बजाय 4 साल के लिए फौज ठेके पे ली जा रही है। अगर किसी बच्चे की वहाँ कोई शहीद हो जाए, ना उसके परिवार को मुआवजा मिलता, ना उसे शहीद का दर्जा मिलता। कहाँ जाएं हरियाणा के बच्चे? रणदीप जी, हम लोग जो घूम रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा है कि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको भरोसा है मोदी की गारंटी का, राष्ट्रीय विषयों पे चर्चा करते हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने देश का मान बढ़ाया। कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास जाते हैं, या जैसे आज सुबह से आपके साथ कैथल में आप जो प्रचार कर रहे हो, कैंपेनिंग कर रहे हो, हालांकि आप प्रत्याशी नहीं हो, लेकिन आप लोग जो है जो काम किया है, मोदी चलेगा या मुद्दा चलेगा इस चुनाव में? मेरा सवाल यही है, क्योंकि वो जो उम्मीदवार है उनका भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के उनके लिए यूएसपी वही है। आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हो। अजय जी, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, ना मोदी महत्वपूर्ण है, ना रणदीप। लोगों को आखिर में मुद्दा और जिंदगी के विषय चाहिए। आपने मोदी की गारंटी की बात की। मोदी की गारंटी तो ये थी कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देगा, फिर दिए क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, फिर हुई क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों से लाएंगे और सबके खाते में जमा कराएंगे, फिर हुआ क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, तो बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं? फिर वो हुआ क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, यहाँ तो जो कॉलोनियाँ मिली वो और छीन ली गई, तो हुआ क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, वो बनी क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, यहाँ तो ऑर्डिनरी ट्रेन का किराया डबल कर दिया, वही चलनी बंद हो गई। मोदी की गारंटी चाइना के माल की तरह है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। आप कैथल में घूम रहे हैं, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, जिस भी गांव में जा रहे हैं, कि जिस वक्त आप जनप्रतिनिधि थे यहाँ के, उस वक्त आपने किस तरह से कैथल का काया पलट किया, कौन कौन से काम किए। लेकिन एक मुद्दा जो समझ में आया युवाओं से जुड़ा हुआ, कि हरियाणा जो कभी रोजगार के मामले में नंबर 1 होता था, आज वो पलायन के मामले में यहाँ के जो बच्चे हैं वो खेत बेच के डंकी बन के विदेश जा रहे हैं। तो इसको किस तरह से आने वाले समय में आप लोग एड्रेस कीजिए? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है, 40 लाख रुपए देके डोंकी से पहले बच्चे बाहर जाते हैं। करनाल में, कैथल में, कलायत में जो हमारा हल्का है वहाँ, फिर 25 लाख रुपए देके कई बार हम उनकी लाश वापस लाते हैं। उनकी बीवी का क्या करें, बच्चों का क्या करें, परिवार का क्या करें, माँ बाप क्या करें? इसका एक हल हमने निकाला है, जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आपको याद होगा, कर्नाटक में मैंने एक कांग्रेस का गारंटी प्रोग्राम बनाया था, आप तो वहाँ गए थे। ये गारंटी शब्द भी मोदी जी ने वहाँ से मुझसे चोरी किया हुआ है, ये भी उनका ओरिजिनल नहीं है। कांग्रेस का ये मानना है 30 लाख सरकारी पद
खाली पड़े हैं देश में, एक साल में वो भरे जा सकते हैं। 30 लाख पद भरेंगे, कुछ बच्चों को रोजगार मिलेगा, उससे सारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला। उसका दूसरा हल क्या है? हर बच्चे को ट्रेन कर दिया जाए। तो हम कहते हैं पहली नौकरी पक्की। हर बेरोजगार नौजवान युवक और युवती को 1 साल तक, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, हम 8,300 रुपया 1 साल तक देंगे। वो क्यों देंगे? मुफ्त में नहीं दे रहे। आप कंप्यूटर की कंपनी चलाते हैं गुड़गांव में, मैं अगर गुना गांव के 20 बच्चों को ले जाऊं और उस कंप्यूटर कंपनी आदरणीय गुप्ता जी जैसे चलाते हुए इन्हें कहूं कि आप रख लो, तो ये कहेंगे मैं क्यों रखूं, ये तो चला नहीं सकते कंप्यूटर, कोडिंग जानते नहीं। पर मैं ये कहूं साहब आप मुफ्त में रख लो मेरे बच्चों को, पैसे नहीं देने, पैसे मैं दूंगा, भारत सरकार देगी। तो 1 साल में काम सीख जाएंगे मेरे बच्चे, काम सीख के उन्हें अपने आप नौकरी मिल जाएगी। 90 पैसे बच्चों को स्वरोजगार मिल जाएगा। ये एक तरीका है। तो 1 लाख रुपया हर बेरोजगार को पहला नौकरी पक्की के नाम से हम देंगे और काम उन्हें कंपनियां देंगी और हम अपने बच्चों को ट्रेन कर लेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं आपको ये कहूं कि मुझे खानसामा रख लीजिए, खाना बनाने वाला रख लीजिए। आप कहेंगे रणदीप तुम्हें तरकारी बनानी आती नहीं, सब्जी बनानी आती नहीं, मसाले पीसने आते नहीं, मैं क्यों रखूं, मेरी रसोई खराब हो जाएगी। पर मैं अगर इन्हें कहूं इस बच्चे को रख लो, तनख्वाह नहीं देनी, तनख्वाह भारत सरकार देगी, तो 1 साल में वो बच्चा खाना बनाना सीख जाएगा। फिर वो कहीं भी खानसामे की नौकरी कर सकता है, ड्राइवर की नौकरी कर सकता है, कंप्यूटर कोडिंग की नौकरी कर सकता है। नौकरी हैं। गुड़गांव में 12 लाख लोग हर रोज दिल्ली से आके नौकरी करते हैं। मेरा बच्चा वो काम जानता ही नहीं। जिस दिन मैं मेरे बच्चे को ट्रेन कर दूंगा, उनमें से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मेरे बच्चे को भी मिल जाएंगे। तो ये बात हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही 10 साल से। अब लोकसभा का चुनाव 25 को होगा और अभी जिस तरह से सरकार चल रही है अल्पमत में है, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं, हालांकि आपकी पार्टी चाहती है राज्यपाल से मिलना, तो ऐसे में अगर 2 महीने या 4 महीने के बाद आपकी हरियाणा में भी सरकार बनती है, हरियाणा को रोजगार के मामले में हरियाणा के युवाओं को कैसे फायदा होगा, उसका कोई रोड मैप है आपके पास? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से एक नाजायज सरकार है। मैं बहुत सोच समझ के इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं। नाजायज क्यों है? उनके पास 40 विधायक हैं, मेजोरिटी 46 की है। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसने उन्हें गाली देकर कोस कर बीजेपी के खिलाफ वोट ली। उसके बाद सत्ता की मलाई लूटने के लिए दुष्यंत चौटाला उनकी गोदी में बैठ गया और सारे एमएलए बेच दिए वहां सत्ता की ड्योढ़ी पर। आज फिर सब भाग गए एमएलए, फिर उनके पास 40 है, संख्या बल है। गवर्नर साहब जो हैं वो राजधर्म नहीं निभा रहे, गवर्नर साहब संविधान नहीं निभा रहे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज खारिज हो जाती। ये सरकार बहुत दिन चल नहीं सकती, बकरे की माँ है, कब तक खैर मनाएगी। इस सरकार अल्पमत में है। ये सरकार के पास 40 विधायक है, 46 चाहिए, 46 कहाँ से लाएंगे? इसलिए चुनाव तो होगा। दूसरी बात आपने कही रोजगार की। जो ये स्कीम है कांग्रेस पार्टी की, बच्चों को ट्रेन करके कुछ को सरकारी नौकरी और कुछ को निजी नौकरी के योग्य बनाना, यही असली स्कीम है। दुर्भाग्य से हरियाणा में क्या हो रहा है, आज कल जो गया हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया, वो बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि 96% बच्चे पास हो गए। माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, गांव वाले भी खुश। पर हुआ क्या मैं बताऊं? जो पेपर लिया, अगर बच्चे के 5 नंबर भी आए तो 5 में तो फेल हो जाएगा वो। तो झूठ ये की उन्होंने, मास्टर जी को बोल दिया आप असेसमेंट के नंबर दे सकते हो, इंटरनल असेसमेंट 25 नंबर उन्होंने दे दिए, 10 प्रैक्टिकल के दे दिए, 25 और 10 35 और 2 37 नंबर दे दिए। और भैया वो उसके नंबर तो 5 हैं, वो आगे जाएगा, वो कहाँ कलेक्टर बनने वाला है? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो हमारा भी, हमारे बच्चों का भी, हम उनके माँ बाप का भी। ये एक नायाब सिस्टम निकाला उन्होंने।
बच्चों को पढ़ाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें ट्रेन करने के सिवाय रास्ता नहीं है। हम भी पढ़े हैं गांव के स्कूल में, जब मुझे आज भी 12 तक का पहाड़ा आता है। हमारा सर्वे आया, एजुकेशन की रिपोर्ट आई, उसमें यह लिखा है कि हरियाणा के आधे बच्चे 50% बच्चे ना गुणा जानते, ना भाग जानते, ना जोड़ जानते। कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा प्रदेश, कैसे हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे? रणदीप जी, एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद हमारे सहयोगी विनीत कपूर भी हैं जो इस वक्त गांव के लोगों के साथ है। क्योंकि आप राष्ट्रीय नेता भी हैं, आप यहाँ पे तो डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए कैंपेन कर ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय विषयों पे भी, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों में से, आज प्रधानमंत्री जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उन्होंने ये कहा कि देश को मजबूत सरकार चाहिए, न कि मजबूर सरकार चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो फिर से नक्सलवाद आ जाएगा। ऐसे में अगर मजबूत सरकार रही तो देश का विकास होगा, कांग्रेस विकास नहीं कर सकती। ये इसके बहुत सारे पहिए हैं, बहुत सारी बैसाखियां हैं। पंडित जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये देश में लगभग 65 साल कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई, ये देश मजबूत रहा। इस देश की मजबूती की बात करें तो 2 बार हमने पाकिस्तान को हराया, उसके 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी जी ने। इस देश में जब जब उग्रवाद का हमला हुआ, एक बार को छोड़ के बीजेपी की सरकार थी या मोदी जी की सरकार थी। पुलवामा हुआ तब किसकी सरकार थी? मोदी जी थे। जब उरी हुआ हमला हमारे, तब कौन था? मोदी जी थे। पठानकोट का हमला हुआ, कौन थे? मोदी जी थे। जब उससे पहले हमला हुआ कांधार में, हमारे उग्रवादियों को छोड़कर आए, कौन थे? वाजपेयी जी थे। जब जब बीजेपी की सरकार आती है, बड़े उग्रवादी हमले होते हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, हम इतने मजबूत हैं कि हम उनको माकूल जवाब देना जानते हैं। मैं आपको एक बात और कहता हूँ जी, देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े, हम तो बहुत छोटे, हमारी कोई हैसियत नहीं। पर एक बात बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री कहे कांग्रेस आपकी 2 में से 1 भैंस चोरी कर लेगी, ये प्रधानमंत्री की भाषा? हमारी जो माता बहन है उनको कहे आपका मंगलसूत्र चुरा के ले जाएगी। कभी कहते हैं यहाँ एक्सरे मशीन लगा के पैसे। चौधरी देवीलाल अब तो स्वर्ग में है, वो कहेंगे मेरे बारे में ये बोलता है। देवीलाल जी ये कहा करते नोटों की मशीन लगा दूंगा, नोट छाप दूंगा। मोदी जी भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनका कोई सिर पैर है क्या बात? वो भी तो कह रहे हैं टेम्पो में भर भर के आ रहा है पैसा आप लोगों के पास। अब आप मुझे बताओ, आज वो ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी टेम्पो में कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। भाई, अंबानी के जहाज में और अडानी के जहाज में तो मोदी जी चलते हैं। मैं आज आपके चैनल पर कहता हूँ, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं अडानी और अंबानी, मैंने तो नहीं कहा, मोदी जी कह रहे हैं, उन पे रेड क्यों नहीं करते? इनकम टैक्स की ईडी की रेड करो, सीबीआई की रेड करो, इनकम टैक्स की रेड करो, उनका पैसा निकालो। नरेंद्र मोदी जी ने तो 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, पर भूमिहीन मजदूर और किसान की कर्ज माफी का पैसा उनके पास नहीं। सच्चाई यही है। ऊल जलूल और बचकाना बातें करने से देश के मुद्दे बदल नहीं जाएंगे। देश के मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है आर्थिक असमानता, देश का मुद्दा है विकास और तरक्की, देश का मुद्दा है देश को और प्रदेश को आगे ले जाने का विजन और दृष्टि, देश का मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था, देश का मुद्दा है किसानी और युवा के लिए रोजगार। ये देश के मुद्दे हैं। देश के मुद्दे भैंस चोरी कर लेंगे, वो मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, ये देश के मुद्दे नहीं हैं। आज मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इससे पलट गए, कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा ज्यादा बच्चे की बात मैंने की थी, ये नहीं कहा कि ज्यादा बच्चे सिर्फ मुसलमान पैदा करते हैं, हिंदू भी पैदा करते हैं। साहब, वो प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लें तो अच्छी बात है। आपको पता है कि हमारा रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, आप तो ये समझदार पत्रकार हैं, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहते हैं, यानी एक पति पत्नी के बदले में कितने बच्चे और पैदा हो रहे हैं, वो इस देश का मोदी जी को मालूम नहीं है। 10 साल से 1.7 है, यानी अगर 2 पति पत्नी हैं तो वो उनके 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ज़्यादा बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? अब वो
उन्होंने तो करे नहीं, अब हमारे को और मना कर दें बच्चे पैदा करने से, ये क्या बात हुई? अच्छा, अब ग्राम की जनता की तरफ से और अभिनीत जी आपसे एक दो सवाल रणदीप जी, ग्राम की एक जनता सवाल, की तरफ से। आपने मसलों की बात की, वाकई मसलों पर, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसी बीच अगर बीजेपी नेताओं की बात करें, वो जो प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं आप गठबंधन धर्म के तहत हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा गठबंधन जो बिल्कुल साथ लगता जो राज्य है पंजाब, वहां पर कायम नहीं हो सका, वहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो है वो एक साथ नहीं चल पाई। इसका क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये बात आपकी वाजिब है। देखिए, गठबंधन जो है वो केवल और केवल सीट्स को लेकर नहीं है, वो आइडियोलॉजी यानी विचारधारा जी, और एजेंडा को लेकर भी है। मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना एजेंडा है। हमारे लिए प्रधानमंत्री बनाना एजेंडा है, पर प्रधानमंत्री करेगा क्या, एजेंडा ये है। एजेंडा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, एजेंडा ये भी है कि वो बन के बेरोजगारी के लिए क्या कर सकते हैं। तो कई जगह हमारी सहमति हो गई, कई जगह हमारी सहमति नहीं हुई। गुजरात में, हरियाणा में हो गई, हमने कर लिया। पंजाब में नहीं हुई, हमने कहा ठीक है, फ्रेंडली मैच हो जाएगा। क्या कारण मानते हैं? पश्चिम बंगाल में सहमति नहीं। का वहां पर क्या कारण मानते हैं, क्यों सहमति नहीं बन पाई? देखिए, दोनों पार्टियों को ये लगता है कि सारी की सारी सीटें उन्हें लड़नी चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं 13 की 13 सीट मैं ही लड़ूंगा और आम आदमी पार्टी ना लड़े तो वो कैसे मानेंगे? और अगर वो कहें वो लड़ेंगे, मैं ना लड़ूं, तो मैं क्यों मानूं? जी, तो कई बार सहमति नहीं बन पाती। दिल्ली में बन गई, हो गया, हरियाणा में बन गई, हो गया, पश्चिम बंगाल में नहीं बनी, नहीं हुआ। हमारी लड़ाई मुद्दों की है, लोगों की जिंदगी बदलने की है, इस देश को दोबारा से आगे ले जाने की है और इस देश के मूलभूत मुद्दों पर एक आम सहमति बनाकर काम करने की। जी, एक सवाल लूंगा फिर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि दैनिक सवेरा का जो जनता की अदालत वो जनता के सवालों पर आधारित है। रणदीप जी, आपने मुद्दों की बात की और गठबंधन की बात की। जी, सेमीफाइनल है हरियाणा के लिए लोकसभा के ये चुनाव, इसके बाद फाइनल मैच होगा विधानसभा के चुनाव, उसमें ये गठबंधन कायम रहेगा। और जीत की ऐसी कौन सी चाबी, कौन सा मूल मंत्र आपके हाथ लगा है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि हमारी यहां पर हरियाणा के अंदर अगली सरकार बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि उनके पास अभी भी मेजोरिटी है, वो अल्पमत में नहीं है, और कहते हैं आने वाले समय में सरकार भी उनकी बनेगी। आपने दो बातें कही, मुझे पहले ये बताइए, कोई पार्टी ये कहे, हाँ सारी पार्टियां ये बोलती हैं कि हमें सरकार बनानी है, जी, पर आखिर में यहाँ 2.5 करोड़ लोग हैं, वो फैसला करेंगे, भगवान वो हैं। ना रणदीप कर सकता, ना खट्टर साहब कर सकते, ना नायब सैनी जी कर सकते। जी, फैसला लोगों ने करना है। हाँ, लोगों का मन इस बार बता रहा है, जैसा मैं कह भी रहा था, 10 साल में बीजेपी ने क्या किया। 10 साल में अगर किया कुछ नहीं, अगर कॉपी में कोई सवाल लिखा नहीं, अगर नंबर 0 हैं, तो आपका क्या ख्याल है मास्टर जो लोग हैं हमारे, ये पास करेंगे उन्हें? वो तो फेल होने ही वाले हैं। कांग्रेस ने जो किया था उसका एक आईना मैंने आज आपको यहाँ बताया। हमें ये लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा ने छल और कपट किया, जिस प्रकार से भाजपाइयों ने धोखा दिया, जिस प्रकार से भाजपाइयों की जूतों में दाल बटी, जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने डंडे की राजनीति की, पिछले 10 साल में पहली बार। राम रहीम जी के प्रेमी साथी हैं, कितने मारे आज तक मालूम ही नहीं, उनको सबको पीटा, शायद लाखों चप्पलें और जूते पंचकुला के अंदर कई दिन तक फैली रही, आज तक सारे परिवारों को, उनके परिवारजनों का पता नहीं। पड़ोस में बाबा रामपाल जी हैं, उनके यहाँ भी दर्जनों लोग मारे गए, सारे सरपंचों को बुलाकर चंडीगढ़ में पीटा, हमारी आंगनवाड़ी बहनों को पीटा, हमारी आशा वर्करों को पीटा, जेबीटी टीचर्स को पीटा, सारे कर्मचारियों को पीटा। सच बात यह है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं, किसानों को यमुनानगर और अम्बाड़ा के अंदर सड़कों पर पीटा, फिर दिल्ली के बॉर्डर पर पीटा, गरीब जब नंबरदार जो हमारे हैं उनको पीटा, जब हमारे दलित साथी विरोध कर रहे थे दलितों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। समाज का ऐसा कोई वर्ग बचा नहीं जिसको बीजेपी ने डंडे से पीटा नहीं। आपका क्या ख्याल है कि उनको इनाम में अब हम सरकार देंगे?
उनको इनाम में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। चलिए जनता से ही पूछ लेते हैं कि आखिर वो अपने नेताओं से क्या चाहती है। कोई सवाल करना चाहता हो? आप लोगों में कि से जो भी सवाल कोई पूछना करना चाहे। हाँ जी, जी। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कोरोना के बारे में कहना चाहता हूँ। बीजेपी ने कोरोना में इतना पैसा कमाया इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। भाई साहब ने फ्री इलाज किया लोगों का, मतलब फ्री किट बांटी है, मतलब हर चीज का वो किया। कोई सवाल करना चाहते हैं? उन्होंने चाहते हैं किया कि आपके हल्के का इलेक्टोरल बॉन्ड ये के विकास सवाल होना पूछ रहे हैं। चाहिए या फिर इस हल्के के लिए ये सुविधा जो है वो आने वाले समय में शुरू हो? कोई इस तरह का सवाल है आपका? बस ना बेरोजगारी कम होनी चाहिए हमारे तो। बेरोजगारी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड। दो बातें मेरे भाई ने उठाई। देखिए, सबसे घातक चीज है पैसा लेकर लोगों की जान को खतरे में डाल देना। मैं हर रोज गांव जाता हूं जी, और केवल इस जिले में नहीं, और जगह भी कहीं सुख दुख में जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोगों का कोरोना के बाद हार्ट अटैक हो गया। बहुत सारे यंग बच्चे, बिल्कुल नौजवान, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के नौजवान लड़कों का। बुजुर्गवार जो हैं, कईयों को ब्रेन हेमरेज हो गया, कईयों को क्लॉट हो गया। हमने सोचा ये वैसे ही होने लग रहा है। अब रिपोर्ट आई है कि वो कंपनी जिससे 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया था जी, और जिनके सारे 100 करोड़ इंजेक्शन लंदन से वापस आ रहे हैं, और जो हम सबको लगाए थे, 2 कंपनियों के लगे, मुझे भी उसी कंपनी का लगा था। मुझे इसलिए भी पता है कि 1.5 साल तक शरीर टूटता था। हर आदमी को अलग अलग सिम्टम आए। किसी को बुखार हो गया, उसका बुखार नहीं टूटा। किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी के क्लॉटिंग हुई, किसी का शरीर टूटने लगा, किसी की हड्डियों में समस्या आ गई। और उनसे आज वो कंपनी से बगैर टेस्ट किए आपने लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगवा दिया, 52 करोड़ चंदा ले लिया। तो मेरे भाई का सवाल सही था कि जो लोग लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, क्या उन लोगों को हमारे मत का अधिकार है? सवाल ये। चलिए कुछ कोई सवाल कोई और आप भाई, लोगों में कोई से? और भाई, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी और रोजगार के बारे में। जैसे 2005 में जब आपकी सरकार थी तो उस टाइम जेबीटी की भर्ती हुई थी, उसके बाद अभी तक दोबारा जेबीटी की भर्ती नहीं हुई। तो क्या जेबीटी हरियाणा से बिल्कुल खत्म हो गई है? भर्तियों से जुड़ा मेरा भी सवाल है। हरियाणा में भर्तियां जरूर होती हैं, भर्तियां होती हैं चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन बाद में वो भर्तियां हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद लंबे समय तक उस पर कोई फैसला नहीं आता और नौजवानों को इंतजार करना पड़ता है कि कब उनकी नियुक्ति होगी, कब उनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आदरणीय साथी, मेरे सब आपके दर्शक जानते हैं, भर्तियों में हेराफेरी, धांधली और पैसे के लेन देन को मैं लगातार उठाता रहा हूं। 47 पेपर यहाँ लीक हो चुके हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, क्लर्क का पेपर बिका, जेबीटी टीचर का पेपर बिका, यहाँ प्रोफेसर की नौकरी बिकी, एचसीएस अफसर की नौकरी बिकी, जुडिशियल पेपर बिका और चपड़ासी वाला पेपर भी बिका, सीईटी का पेपर भी लीक हुआ और अब तो 9वीं 10वीं के पेपर भी लीक होते हैं। हम जब कहते थे ये बात, खट्टर साहब मना कर देते थे। फिर एक दिन आया जब हमने रंगे हाथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में 2 अटैची जिसमें करोड़ों रुपए भरे हुए थे वो पकड़वाई। उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर हमने आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पेपर के सारे बंदे पकड़वाए चंडीगढ़ के अंदर। फिर उसके बाद खट्टर साहब ने कहा हम एसआईटी बनाएंगे। 10 साल बीत गए, ना किसी को सजा मिली, ना कोई दोषी पाया गया, ना एसआईटी की रिपोर्ट आई। सच बात यह है, नौकरी बेचने का धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में किया है। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये इल्ज़ाम लगाता हूँ। और एमएसपी की बात जहाँ तक है, वो क्योंकि जुड़ी हुई है किसान से, कांग्रेस ने कहा है कि हम पहले पार्लियामेंट के सत्र में, कांग्रेस की सरकार अगर दिल्ली में आई, हम एमएसपी का कानून बना देंगे और वो एमएसपी का कानून बनाकर अगर किसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पैसा मिलेगा तो भारत सरकार वो पैसा देगी। जी, गुप्ता जी भी कुछ कहना चाहते हैं, ये भी आपके साथ लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। हाँ जी, मैं एक बात बीजेपी के वर्करों से, उनके बड़े नेताओं से
साफ साफ पूछना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बोला था कि जिंदल साहब ने कोयला चुराया है, 1,86,000 करोड़ रुपया कोयला चुराया है। अब उसी प्रत्याशी को जो कांग्रेस के थे उन्होंने अपने मैदान में उतार दिया है बीजेपी का सिंबल देके। अब आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी नवीन मोदी का प्रचार करेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे कि इन्होंने कोयला चुराया था या नहीं चुराया था। नवीन जिंदल का जिक्र, आपके पुराने साथी भी रहे हैं नवीन जिंदल, क्या कहना चाहेंगे इनके इस मसले को और जो इन्होंने कोल घोटाले का एक मसला उठाया। देखिए, गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच थी कुरुक्षेत्र में उसका हवाला दिया है और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है जी। मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से वो जवाब जरूर देंगे। जी, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते नजर आए कि आने वाले दिनों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो हरियाणा की जनता के बीच होगा, जिसके बाद फाइनल होगा कि हरियाणा की जनता क्या चाहती है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। तो एक बात तो उन्होंने मान ली कि उनके अंदर कोई, जैसे हरियाणा में कहते हैं, तंत्र नहीं बचा, अब उन्हें बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे। मैं आपको ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर हार चुकी है और बौखलाहट में वो कुछ भी कह रहे हैं। खट्टर साहब कभी किसानों के बारे में ये कहते हैं कि ये आलसी हैं, मजदूर आलसी हैं इसलिए दिल्ली बैठे हैं, कभी हमें बोलते हैं कि हरियाणा के लोगों को कंधे के ऊपर से अकल नहीं है, कभी ब्राह्मण समाज को कहते हैं फरसा लेके तेरी गर्दन काट दूंगा, कभी एसएस बोर्ड में वो हमारे ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों के रंग के आधार पर या हमारी बेटियों के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियां करके सवाल पूछवाते हैं। तो वो बौखला चुके हैं और बौखलाए हुए वो कुछ भी कह रहे हैं और ये बौखलाहट मोदी जी में भी है और खट्टर साहब में भी है। अजय, ओवर टू यू। बस आखिरी में धन्यवाद। और चलते चलते एक छोटा सा सवाल, आप पूरे हरियाणा के चुनाव को देख रहे हैं, इस पिछली बार 10 और 0 था, इस बार आपका आकलन क्या है, जनता का मैंडेट क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि ये रिवर्स हो जाएगा। धन्यवाद रणदीप जी, दैनिक सवेरा के जनता की अदालत में आने के लिए और जनता की अदालत में जनता के सवालों का और हमारे सवालों का, दोनों के सवालों का बहुत साफगोई से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जवाब दिया। 25 तारीख को मतदान है, हमारी अपील है आप लोग घर से निकले, गांव के लोग वोट डालने जरूर जाएं और दैनिक सवेरा का ये कारवां अब एक नए शहर में, नए संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों के बीच, वरिष्ठ नेताओं के बीच जाएगा और हम सीधा जनता की तरफ से उनसे सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर। मोदी चलेगा या मुद्दा चलेगा इस चुनाव में? ना मोदी महत्वपूर्ण है ना रणदीप, लोगों को आखिर में मुद्दा और जिंदगी के विषय चाहिए। मोदी की गारंटी चाइना के माल की तरह है, चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। मैंने एक कांग्रेस का गारंटी प्रोग्राम बनाया था, आप तो वहां गए थे। ये गारंटी शब्द भी मोदी जी ने वहां से मुझसे चोरी किया हुआ। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसने उन्हें गाली देकर कोस कर बीजेपी के खिलाफ वोट ली। उसके बाद सत्ता की मलाई लूटने के लिए दुष्यंत चौटाला उनकी गोदी में बैठ गया और सारे एमएलए बेच दिए वहां। गवर्नर साहब जो हैं वो राजधर्म नहीं निभा रहे, गवर्नर साहब संविधान नहीं निभा रहे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज खारिज हो जाती। ये सरकार बहुत दिन चल नहीं सकती, बकरे की मां है, कब तक खैर मनाएगी। पुलवामा हुआ तब किसकी सरकार थी? मोदी जी थे। उरी हुआ हमला हमारे, तब कौन था? मोदी जी थे। पठानकोट का हमला हुआ, कौन थे? मोदी जी थे। कंधार में हमारे उग्रवादियों को छोड़कर आए, कौन थे? वाजपेयी जी। जब जब बीजेपी की सरकार आती है बड़े उग्रवादी हमले होते हैं। देश का मुद्दा है किसानी और युवा के लिए रोजगार, ये देश के मुद्दे हैं। देश के मुद्दे भैंस चोरी कर लेंगे, वो मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, ये देश के मुद्दे नहीं है। यानी अगर 2 पति पत्नी हैं तो वो उनके 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ज्यादा बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? अब वो
उन्होंने तो करे नहीं, अब हमारे को और मना कर दें बच्चे पैदा करने से, ये क्या बात है? नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय झा और इस वक्त दैनिक सवेरा का चुनावी रथ कुरुक्षेत्र में आ चुका है और कुरुक्षेत्र के इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं गोहाना गांव में और ये कैथल विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ इस चुनावी रथ पे होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा की जनता की अदालत में। आज कैथल की धरती पे कैथल विधानसभा क्षेत्र में रणदीप सिंह सुरजेवाला दैनिक सवेरा के जनता की अदालत में है और आज हम इनसे जानेंगे कि हरियाणा प्रदेश और देश में 4 चरणों का चुनाव हो गया है और उसके बाद 3 चरणों का चुनाव बाकी है। हरियाणा में क्या मिजाज है, हरियाणा की जनता क्या चाहती है, और साथ ही कुरुक्षेत्र में जहां इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के सामने बीजेपी के नवीन जिंदल है, किस तरह का मुकाबला है। सबसे पहले रणदीप जी, यही सवाल, हम लोग पिछले 15 दिनों से हरियाणा के अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जो समझ में आया कि हरियाणा में 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो किसान का, दूसरा नौजवान का और तीसरा महिलाओं के सम्मान का। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है हरियाणा में? अजय जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जी, आज देश में एक ऐसी सरकार है जब लाखों किसान, वो उसमें गरीब मजदूर भी था, रविदासिया भी था, वाल्मीकि भी था, हर बिरादरी का किसान भी था। जब देश के उस राजा से जिसको वोट देकर हमने बनाया था, जब हम न्याय मांगने गए तो मिला क्या? लाठियां मिली, दीवारें मिली, भाले और बंदूकों की नालियां मिली, दुत्कार मिली। 381 दिन तक लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर मजदूरों के साथ दस्तखत देते रहे, पर नरेंद्र मोदी जी को ये समय नहीं मिला कि वो उनकी बात सुन सके। वो लाल किला पर कब्जा करने नहीं गए थे, वो वहाँ ज़मीन मांगने भी नहीं गए थे। वो केवल ये कहने गए थे कि 3 काले कानून जिनसे आप हिंदुस्तान की खेती को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हो, कृपया करके ये कानून वापस लो। फसल का रेट जो निर्धारण होता है, किसान को वो फसल का रेट मिल जाए ताकि सीरी हो या किसान, वो अपनी मेहनत की कमाई ले सके। 750 किसान शहीद हो गए, पर देश की संसद ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। हाँ, उल्टा क्या कहा गया कि जो मजदूर और किसान वहाँ गए हैं, जो सरदार भाई थे, बोले ये उनके बारे में बीजेपी के लोगों ने कहा ये खालिस्तानी है। जो मेरे आप जैसे थे जिन्होंने शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उनके बारे में कहा ये उग्रवादी हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये देशद्रोही हैं। वो बीजेपी जो 36 बिरादरी के किसान और खेत मजदूर से कल तक ये कहती थी कि ये गुंडे, बदमाश, मवाली, उग्रवादी, देशद्रोही, नक्सलवादी हैं, आज वो वोट कैसे मांग सकते हैं? दूसरा, आप अगर किसी गांव की आज हालत देखें हरियाणा के, और शायद ये देश की भी हालत होगी, मैं तो आपको हरियाणा की बता सकता हूँ। 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे गांव छोड़कर पलायन कर गए, क्योंकि शिक्षित हैं, काबिल हैं, लायक हैं, उम्मीद है, परंतु रोजगार नहीं है। अगर किसी को 1 किला ज़मीन भी आती है तो अपने पिता को कहता है इसे बेच दीजिए, 40 लाख रुपए दीजिए, मैं विदेश जा रहा हूँ। हमारी बेटियां तक विदेश पलायन करने को आज मजबूर हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह जी ये कहते हैं कि यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। आप किसी गांव की कहानी उठाकर देख लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और जो हमारी महिला पहलवान बेटियां हैं, वो न्याय ही तो मांग रही थी। उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनके साथ अनाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। वो यही तो कह रही थी कि मोदी जी के जो सबसे खासम खास बृजभूषण सिंह हैं, उनको हटाइए और उन्हें सजा दीजिए। उल्टा बेटियों को सड़कों पर दिल्ली पुलिस से घसीटा गया। तो किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, ये चारों बातें महत्वपूर्ण हैं हरियाणा के लिए। और 5वें हमारे फौजी, इस इलाके से थोड़ा फौज में कम भर्ती है, बाकी इलाके से ज़्यादा है, पर
अब भर्ती होने की बजाय 4 साल के लिए फौज ठेके पे ली जा रही है। अगर किसी बच्चे की वहाँ कोई शहीद हो जाए, ना उसके परिवार को मुआवजा मिलता, ना उसे शहीद का दर्जा मिलता। कहाँ जाएं हरियाणा के बच्चे? रणदीप जी, हम लोग जो घूम रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा है कि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भरोसा है मोदी की गारंटी का, राष्ट्रीय विषयों पे चर्चा करते हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने देश का मान बढ़ाया। कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास जाते हैं, या जैसे आज सुबह से आपके साथ कैथल में आप जो प्रचार कर रहे हो, कैंपेनिंग कर रहे हो, हालांकि आप प्रत्याशी नहीं हो, लेकिन आप लोग जो है जो काम किया है, मोदी चलेगा या मुद्दा चलेगा इस चुनाव में? मेरा सवाल यही है, क्योंकि वो जो उम्मीदवार है उनका भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के उनके लिए यूएसपी वही है। आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हो। अजय जी, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, ना मोदी महत्वपूर्ण है ना रणदीप। लोगों को आखिर में मुद्दा और जिंदगी के विषय चाहिए। आपने मोदी की गारंटी की बात की। मोदी की गारंटी तो ये थी कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देगा, फिर दिए क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, फिर हुई क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि 80 लाख करोड़ काला धन विदेशों से लाएंगे और सबके खाते में जमा कराएंगे, फिर हुआ क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, तो बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं, फिर वो हुआ क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, यहाँ तो जो कॉलोनियाँ मिली वो और छीन ली गई, तो हुआ क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, वो बनी क्यों नहीं? मोदी की गारंटी तो ये थी कि देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, यहाँ तो ऑर्डिनरी ट्रेन का किराया डबल कर दिया, वही चलनी बंद हो गई। मोदी की गारंटी चाइना के माल की तरह है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। आप कैथल में घूम रहे हैं, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, जिस भी गांव में जा रहे हैं, कि जिस वक्त आप जनप्रतिनिधि थे यहाँ के, उस वक्त आपने किस तरह से कैथल का काया पलट किया, कौन कौन से काम किए। लेकिन एक मुद्दा जो समझ में आया युवाओं से जुड़ा हुआ, कि हरियाणा जो कभी रोजगार के मामले में नंबर 1 होता था, आज वो पलायन के मामले में यहाँ के जो बच्चे हैं वो खेत बेच के डंकी बन के विदेश जा रहे हैं। तो इसको किस तरह से आने वाले समय में आप लोग एड्रेस कीजिए? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है, 40 लाख रुपए देके डोंकी से पहले बच्चे बाहर जाते हैं। करनाल में, कैथल में, कलायत में जो हमारा हल्का है वहाँ, फिर 25 लाख रुपए देके कई बार हम उनकी लाश वापस लाते हैं। उनकी बीवी का क्या करें, बच्चों का क्या करें, परिवार का क्या करें, माँ बाप क्या करें? इसका एक हल हमने निकाला है, जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आपको याद होगा, कर्नाटक में मैंने एक कांग्रेस का गारंटी प्रोग्राम बनाया था, आप तो वहाँ गए थे। ये गारंटी शब्द भी मोदी जी ने वहाँ से मुझसे चोरी किया हुआ है, ये भी उनका ओरिजिनल नहीं है। कांग्रेस का ये मानना है 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं देश में, 1 साल में वो भरे जा सकते हैं। 30 लाख पद भरेंगे, कुछ बच्चों को रोजगार मिलेगा, उससे सारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला। उसका दूसरा हल क्या है? हर बच्चे को ट्रेन कर दिया जाए, तो हम कहते हैं पहली नौकरी पक्की। हर बेरोजगार नौजवान, युवक और युवती को 1 साल तक, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, हम 8,300 रुपया 1 साल तक देंगे। वो क्यों देंगे? मुफ्त में नहीं दे रहे। आप कंप्यूटर की कंपनी चलाते हैं गुड़गांव में, मैं अगर गुना गांव के 20 बच्चों को ले जाऊं और उस कंप्यूटर कंपनी आदरणीय गुप्ता जी जैसे चलाते हुए इन्हें कहूं कि आप रख लो, तो ये कहेंगे मैं क्यों रखूं, ये तो चला नहीं सकते कंप्यूटर, कोडिंग जानते नहीं। पर मैं ये कहूं साहब आप मुफ्त में रख लो मेरे बच्चों को, पैसे नहीं देने, पैसे मैं दूंगा, भारत सरकार देगी, तो 1 साल में काम सीख जाएंगे मेरे बच्चे। काम सीख के उन्हें अपने आप नौकरी मिल जाएगी, 90 पैसे बच्चों को स्वरोजगार मिल जाएगा। ये एक तरीका है। तो 1 लाख रुपया हर बेरोजगार को पहला नौकरी पक्की के नाम से हम देंगे, और काम उन्हें कंपनियां देंगी, और हम अपने बच्चों को ट्रेन कर लेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं आपको ये कहूं कि मुझे खानसामा रख लीजिए, खाना बनाने वाला रख लीजिए, आप कहेंगे रणदीप तुम्हें तरकारी बनानी आती नहीं, सब्जी बनानी आती नहीं, मसाले पीसने आते नहीं, मैं क्यों रखूं, मेरी रसोई खराब हो जाएगी। पर मैं अगर इन्हें कहूं
इस बच्चे को रख लो, तनख्वाह नहीं देनी, तनख्वाह भारत सरकार देगी, तो 1 साल में वो बच्चा खाना बनाना सीख जाएगा। फिर वो कहीं भी खानसामे की नौकरी कर सकता है, ड्राइवर की नौकरी कर सकता है, कंप्यूटर कोडिंग की नौकरी कर सकता है। नौकरी हैं। गुड़गांव में 12 लाख लोग हर रोज दिल्ली से आके नौकरी करते हैं। मेरा बच्चा वो काम जानता ही नहीं। जिस दिन मैं मेरे बच्चे को ट्रेन कर दूंगा, उनमें से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मेरे बच्चे को भी मिल जाएंगे। ये बात हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही 10 साल से। अब लोकसभा का चुनाव 25 को होगा और अभी जिस तरह से सरकार चल रही है अल्पमत में है, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी चाहती है राज्यपाल से मिलना, तो ऐसे में अगर 2 महीने या 4 महीने के बाद आपकी हरियाणा में भी सरकार बनती है, हरियाणा को रोजगार के मामले में हरियाणा के युवाओं को कैसे फायदा होगा, उसका कोई रोड मैप है आपके पास? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से एक नाजायज सरकार है। मैं बहुत सोच समझ के इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। नाजायज क्यों है? उनके पास 40 विधायक हैं, मेजोरिटी 46 की है। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसने उन्हें गाली देकर कोस कर बीजेपी के खिलाफ वोट ली। उसके बाद सत्ता की मलाई लूटने के लिए दुष्यंत चौटाला उनकी गोदी में बैठ गया और सारे एमएलए बेच दिए वहां सत्ता की ड्योढ़ी पर। आज फिर सब भाग गए एमएलए, फिर उनके पास 40 है। संख्या बल है। गवर्नर साहब जो हैं वो राजधर्म नहीं निभा रहे। गवर्नर साहब संविधान नहीं निभा रहे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज खारिज हो जाती। ये सरकार बहुत दिन चल नहीं सकती। बकरे की माँ है, कब तक खैर मनाएगी। इस सरकार अल्पमत में है। ये सरकार के पास 40 विधायक है, 46 चाहिए। 46 कहाँ से लाएंगे? इसलिए चुनाव तो होगा। दूसरी बात आपने कही रोजगार की। जो ये स्कीम है कांग्रेस पार्टी की, बच्चों को ट्रेन करके कुछ को सरकारी नौकरी और कुछ को निजी नौकरी के योग्य बनाना, यही असली स्कीम है। दुर्भाग्य से हरियाणा में क्या हो रहा है, आज कल जो गया हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया, वो बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि 96% बच्चे पास हो गए। माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, गांव वाले भी खुश। पर हुआ क्या मैं बताऊं? जो पेपर लिया, अगर बच्चे के 5 नंबर भी आए तो 5 में तो फेल हो जाएगा वो। तो झूठ ये की उन्होंने, मास्टर जी को बोल दिया आप असेसमेंट के नंबर दे सकते हो, इंटरनल असेसमेंट 25 नंबर उन्होंने दे दिए, 10 प्रैक्टिकल के दे दिए, 25 और 10 35 और 2 37 नंबर दे दिए। और भैया वो उसके नंबर तो 5 हैं, वो आगे जाएगा, वो कहाँ कलेक्टर बनने वाला है? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो हमारा भी, हमारे बच्चों का भी, हम उनके माँ बाप का भी। ये एक नायाब सिस्टम निकाला उन्होंने। बच्चों को पढ़ाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें ट्रेन करने के सिवाय रास्ता नहीं है। हम भी पढ़े हैं गांव के स्कूल में। जब मुझे आज भी 12 तक का पहाड़ा आता है। हमारा सर्वे आया, एजुकेशन की रिपोर्ट आई, उसमें यह लिखा है कि हरियाणा के आधे बच्चे, 50% बच्चे ना गुणा जानते, ना भाग जानते, ना जोड़ जानते। कैसे चलेगा देश? कैसे चलेगा प्रदेश? कैसे हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे? रणदीप जी, एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद हमारे सहयोगी विनीत कपूर भी हैं जो इस वक्त गांव के लोगों के साथ है। क्योंकि आप राष्ट्रीय नेता भी हैं, आप यहाँ पे तो डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए कैंपेन कर ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय विषयों पे भी, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों में से, आज प्रधानमंत्री जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उन्होंने ये कहा कि देश को मजबूत सरकार चाहिए, न कि मजबूर सरकार चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो फिर से नक्सलवाद आ जाएगा। ऐसे में अगर मजबूत सरकार रही तो देश का विकास होगा, कांग्रेस विकास नहीं कर सकती। ये इसके बहुत सारे पहिए हैं, बहुत सारी बैसाखियां हैं। पंडित जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये देश में लगभग 65 साल कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई। ये देश मजबूत रहा। इस देश की मजबूती की बात करें तो 2 बार हमने पाकिस्तान को हराया, उसके 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी जी ने। इस देश में जब जब उग्रवाद का हमला हुआ,
एक बार को छोड़ के बीजेपी की सरकार थी या मोदी जी की सरकार थी? पुलवामा हुआ तब किसकी सरकार थी? मोदी जी थे। जब उरी हुआ हमला हमारे, तब कौन था? मोदी जी थे। पठानकोट का हमला हुआ, कौन थे? मोदी जी थे। जब उससे पहले हमला हुआ कांधार में, हमारे उग्रवादियों को छोड़कर आए, कौन थे? वाजपेयी जी थे। जब जब बीजेपी की सरकार आती है बड़े उग्रवादी हमले होते हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है हम इतने मजबूत हैं कि हम उनको माकूल जवाब देना जानते हैं। मैं आपको एक बात और कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े, हम तो बहुत छोटे, हमारी कोई हैसियत नहीं। पर एक बात बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री कहे कांग्रेस आपकी 2 में से 1 बहस चोरी कर लेगी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? हमारी जो माता बहन है उनको कहे आपका मंगलसूत्र चुरा के ले जाएगी। कभी कहते हैं यहाँ एक्सरे मशीन लगा के पैसे। चौधरी देवीलाल अब तो स्वर्ग में है, वो कहेंगे मेरे बारे में ये बोलता है। देवीलाल जी ये कहा करते नोटों की मशीन लगा दूंगा, नोट छाप दूंगा। मोदी जी भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनका कोई सिर पैर है क्या? बातों वो भी तो कह रहे हैं टेम्पो में भर भर के आ रहा है पैसा आप लोगों के पास। अब आप मुझे बताओ, आज वो ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी टेम्पो में कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। भाई अंबानी के जहाज में और अडानी के जहाज में तो मोदी जी चलते हैं। मैं आज आपके चैनल पर कहता हूं, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं अडानी और अंबानी, मैंने तो नहीं कहा, मोदी जी कह रहे हैं, उन पे रेड क्यों नहीं करते? इनकम टैक्स की ईडी की रेड करो, सीबीआई की रेड करो, इनकम टैक्स की रेड करो, उनका पैसा निकालो। नरेंद्र मोदी जी ने तो 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, पर भूमिहीन मजदूर और किसान की कर्ज माफी का पैसा उनके पास नहीं। सच्चाई यही है। ऊल जलूल और बचकाना बातें करने से देश के मुद्दे बदल नहीं जाएंगे। देश के मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, देश का मुद्दा है महंगाई, देश का मुद्दा है आर्थिक असमानता, देश का मुद्दा है विकास और तरक्की, देश का मुद्दा है देश को और प्रदेश को आगे ले जाने का विजन और दृष्टि, देश का मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था, देश का मुद्दा है किसानी और युवा के लिए रोजगार। ये देश के मुद्दे हैं। देश के मुद्दे भैंस चोरी कर लेंगे, वो मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, ये देश के मुद्दे नहीं हैं। आज मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इससे पलट गए, कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा ज्यादा बच्चे की बात मैंने की थी, ये नहीं कहा कि ज्यादा बच्चे सिर्फ मुसलमान पैदा करते हैं, हिंदू भी पैदा करते हैं। साहब वो प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लें तो अच्छी बात है। आपको पता है कि हमारा रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, आप तो ये समझदार पत्रकार हैं, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहते हैं, यानी एक पति पत्नी के बदले में कितने बच्चे और पैदा हो रहे हैं, वो इस देश का मोदी जी को मालूम नहीं है। 10 साल से 1.7 है, यानी अगर 2 पति पत्नी हैं तो वो उनके 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ज़्यादा बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? अब वो उन्होंने तो करे नहीं, अब हमारे को और मना कर दें बच्चे पैदा करने से, ये क्या बात हुई? अच्छा, अब ग्राम की जनता की तरफ से और अभिनीत जी आपसे 1-2 सवाल रणदीप जी, ग्राम एक की जनता सवाल, की तरफ से। आपने मसलों की बात की, वाकई मसलों पर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसी बीच अगर बीजेपी नेताओं की बात करें, वो जो प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं आप गठबंधन धर्म के तहत हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा गठबंधन जो बिल्कुल साथ लगता जो राज्य है पंजाब, वहां पर कायम नहीं हो सका, वहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो है वो एक साथ नहीं चल पाई। इसका क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये बात आपकी वाजिब है। देखिए, गठबंधन जो है वो केवल और केवल सीट्स को लेकर नहीं है, वो आइडियोलॉजी यानी विचारधारा जी और एजेंडा को लेकर भी है। मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना एजेंडा है। हमारे लिए प्रधानमंत्री बनाना एजेंडा है, पर प्रधानमंत्री करेगा क्या, एजेंडा ये है। एजेंडा ये नहीं है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, एजेंडा ये भी है कि वो बन के बेरोजगारी के लिए क्या कर सकते हैं। तो कई जगह हमारी सहमति हो गई, कई जगह हमारी सहमति नहीं हुई। गुजरात में, हरियाणा में हो गई, हमने कर लिया। पंजाब में नहीं हुई, हमने कहा ठीक है, फ्रेंडली मैच हो जाएगा। क्या कारण मानते हैं? पश्चिम बंगाल में सहमति नहीं। का वहां पर क्या कारण मानते हैं, क्यों सहमति नहीं बन पाई? देखिए, दोनों पार्टियों को ये लगता है कि सारी की सारी सीटें उन्हें लड़नी चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं 13 की 13 सीट मैं ही लड़ूंगा और आम आदमी पार्टी ना लड़े तो वो कैसे मानेंगे? और अगर
वो कहें वो लड़ेंगे, मैं ना लड़ूं तो मैं क्यों मानूं। जी तो कई बार सहमति नहीं बन पाती। दिल्ली में बन गई, हो गया, हरियाणा में बन गई, हो गया, पश्चिम बंगाल में नहीं बनी, नहीं हुआ। हमारी लड़ाई मुद्दों की है, लोगों की जिंदगी बदलने की है, इस देश को दोबारा से आगे ले जाने की है और इस देश के मूलभूत मुद्दों पर एक आम सहमति बनाकर काम करने की। जी, एक सवाल लूंगा फिर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि दैनिक सवेरा का जो जनता की अदालत वो जनता के सवालों पर आधारित है। रणदीप जी, आपने मुद्दों की बात की और गठबंधन की बात की। जी, सेमीफाइनल है हरियाणा के लिए लोकसभा के ये चुनाव, इसके बाद फाइनल मैच होगा विधानसभा के चुनाव, उसमें ये गठबंधन कायम रहेगा। और जीत की ऐसी कौन सी चाबी, कौन सा मूल मंत्र आपके हाथ लगा है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि हमारी यहां पर हरियाणा के अंदर अगली सरकार बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि उनके पास अभी भी मेजोरिटी है, वो अल्पमत में नहीं है, और कहते हैं आने वाले समय में सरकार भी उनकी बनेगी। आपने दो बातें कही, मुझे पहले ये बताइए, कोई पार्टी ये कहे, हाँ सारी पार्टियां ये बोलती हैं कि हमें सरकार बनानी है, जी पर आखिर में यहाँ 2.5 करोड़ लोग हैं, वो फैसला करेंगे, भगवान वो हैं। ना रणदीप कर सकता, ना खट्टर साहब कर सकते, ना नायब सैनी जी कर सकते। जी फैसला लोगों ने करना है। हाँ, लोगों का मन इस बार बता रहा है, जैसा मैं कह भी रहा था, 10 साल में बीजेपी ने क्या किया। 10 साल में अगर किया कुछ नहीं, अगर कॉपी में कोई सवाल लिखा नहीं, अगर नंबर 0 हैं, तो आपका क्या ख्याल है मास्टर जो लोग हैं हमारे, ये पास करेंगे उन्हें? वो तो फेल होने ही वाले। कांग्रेस ने जो किया था उसका एक आईना मैंने आज आपको यहाँ बताया। हमें ये लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा ने छल और कपट किया, जिस प्रकार से भाजपाइयों ने धोखा दिया, जिस प्रकार से भाजपाइयों की जूतों में दाल बटी, जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने डंडे की राजनीति की, पिछले 10 साल में पहली बार। राम रहीम जी के प्रेमी साथी हैं, कितने मारे आज तक मालूम ही नहीं, उनको सबको पीटा, शायद लाखों चप्पलें और जूते पंचकुला के अंदर कई दिन तक फैली रही, आज तक सारे परिवारों को, उनके परिवारजनों का पता नहीं। पड़ोस में बाबा रामपाल जी हैं, उनके यहाँ भी दर्जनों लोग मारे गए, सारे सरपंचों को बुलाकर चंडीगढ़ में पीटा, हमारी आंगनवाड़ी बहनों को पीटा, हमारी आशा वर्करों को पीटा, जेबीटी टीचर्स को पीटा, सारे कर्मचारियों को पीटा। सच बात यह है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं, किसानों को यमुनानगर और अम्बाड़ा के अंदर सड़कों पर पीटा, फिर दिल्ली के बॉर्डर पर पीटा, गरीब जब नंबरदार जो हमारे हैं उनको पीटा, जब हमारे दलित साथी विरोध कर रहे थे दलितों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। समाज का ऐसा कोई वर्ग बचा नहीं जिसको बीजेपी ने डंडे से पीटा नहीं। आपका क्या ख्याल है कि उनको इनाम में अब हम सरकार देंगे? उनको इनाम में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। चलिए जनता से ही पूछ लेते हैं कि आखिर वो अपने नेताओं से क्या चाहती है। कोई सवाल करना चाहता हो? आप लोगों में कि से जो भी सवाल कोई पूछना करना चाह, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी क्या कहना चाहते हैं? मैं कोरोना के बारे में कहना चाहता हूँ। बीजेपी ने कोरोना में इतना पैसा कमाया इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, भाई साहब ने फ्री इलाज किया लोगों का, मतलब फ्री किट बांटी है, मतलब हर चीज का वो किया। कोई सवाल करना चाहते हैं? उन्होंने चाहते किया हैं कि है, आपके हल्के का इलेक्टोरल बॉन्ड ये के विकास सवाल होना पूछ रहे हैं। चाहिए, या फिर इस हल्के के लिए ये सुविधा जो है वो आने वाले समय में शुरू हो? कोई इस तरह का सवाल है आपका? बस बेरोजगारी कम होनी चाहिए हमारे तो। बेरोजगारी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड, दो बातें मेरे भाई ने उठाई। देखिए, सबसे घातक चीज है पैसा लेकर लोगों की जान को खतरे में डाल देना। मैं हर रोज गांव जाता हूं जी और केवल इस जिले में नहीं, और जगह भी कहीं सुख दुख में जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोगों का कोरोना के बाद हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारे यंग बच्चे, बिल्कुल नौजवान, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल के नौजवान लड़कों का। बुजुर्गवार जो हैं, कईयों को ब्रेन हेमरेज हो गया, कईयों को क्लॉट हो गया। हमने सोचा ये वैसे ही होने लग रहा है। अब रिपोर्ट आई है कि वो कंपनी जिससे 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया था जी और जिनके सारे 100 करोड़ इंजेक्शन लंदन से वापस आ रहे हैं, और जो हम सबको लगाए थे, 2 कंपनियों के लगे, मुझे भी उसी कंपनी का लगा था। मुझे इसलिए भी पता है कि 1.5 साल तक शरीर टूटता था। हर आदमी को अलग अलग सिम्टम आए, किसी को बुखार हो गया, उसका बुखार नहीं टूटा,
किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी के क्लॉटिंग हुई, किसी का शरीर टूटने लगा, किसी की हड्डियों में समस्या आ गई, और उनसे आज वो कंपनी से बगैर टेस्ट किए आपने लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगवा दिया, 52 करोड़ चंदा ले लिया। तो मेरे भाई का सवाल सही था कि जो लोग लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, क्या उन लोगों को हमारे मत का अधिकार है? सवाल ये। चलिए कुछ कोई सवाल कोई और आप भाई, लोगों में कोई से- और भाई, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूँ कि एमएसपी और रोजगार के बारे में। जैसे 2005 में जब आपकी सरकार थी तो उस टाइम जेबीटी की भर्ती हुई थी, उसके बाद अभी तक दोबारा जेबीटी की भर्ती नहीं हुई, तो क्या जेबीटी हरियाणा से बिल्कुल खत्म हो गई है? भर्तियों से जुड़ा मेरा भी सवाल है। हरियाणा में भर्तियां जरूर होती हैं चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन बाद में वो भर्तियां हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद लंबे समय तक उस पर कोई फैसला नहीं आता और नौजवानों को इंतजार करना पड़ता है कि कब उनकी नियुक्ति होगी, कब उनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आदरणीय साथी, मेरे सब आपके दर्शक जानते हैं, भर्तियों में हेराफेरी, धांधली और पैसे के लेन देन को मैं लगातार उठाता रहा हूं। 47 पेपर यहां लीक हो चुके हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, क्लर्क का पेपर बिका, जेबीटी टीचर का पेपर बिका, यहाँ प्रोफेसर की नौकरी बिकी, एचसीएस अफसर की नौकरी बिकी, जुडिशियल पेपर बिका और चपड़ासी वाला पेपर भी बिका, सीईटी का पेपर भी लीक हुआ और अब तो 9वीं 10वीं के पेपर भी लीक होते हैं। हम जब कहते थे ये बात, खट्टर साहब मना कर देते थे। फिर एक दिन आया जब हमने रंगे हाथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में 2 अटैची जिसमें करोड़ों रुपए भरे हुए थे वो पकड़वाई, उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर हमने आईटीआई इंस्पेक्टर के पेपर के सारे बंदे पकड़वाए चंडीगढ़ के अंदर। फिर उसके बाद खट्टर साहब ने कहा हम एसआईटी बनाएंगे। 10 साल बीत गए, ना किसी को सजा मिली, ना कोई दोषी पाया गया, ना एसआईटी की रिपोर्ट आई। सच बात यह है, नौकरी बेचने का धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में किया है। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये इल्ज़ाम लगाता हूँ। और एमएसपी की बात जहाँ तक है, वो क्योंकि जुड़ी हुई है किसान से, कांग्रेस ने कहा है कि हम पहले पार्लियामेंट के सत्र में, कांग्रेस की सरकार अगर दिल्ली में आई, हम एमएसपी का कानून बना देंगे और वो एमएसपी का कानून बनाकर अगर किसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पैसा मिलेगा तो भारत सरकार वो पैसा देगी। जी, गुप्ता जी भी कुछ कहना चाहते हैं, ये भी आपके साथ लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। हाँ जी, मैं एक बात बीजेपी के वर्करों से, उनके बड़े नेताओं से साफ साफ पूछना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बोला था कि जिंदल साहब ने कोयला चुराया है, 1,86,000 करोड़ रुपया कोयला चुराया है। अब उसी प्रत्याशी को जो कांग्रेस के थे उन्होंने अपने मैदान में उतार दिया है बीजेपी का सिंबल देके। अब आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी नवीन मोदी का प्रचार करेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे कि इन्होंने कोयला चुराया था या नहीं चुराया था? नवीन जिंदल का जिक्र, आपके पुराने साथी भी रहे हैं नवीन जिंदल, क्या कहना चाहेंगे इनके इस मसले को और जो इन्होंने कोल घोटाले का एक मसला उठाया? देखिए, गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच थी कुरुक्षेत्र में, उसका हवाला दिया है और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है। जी, मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से वो जवाब जरूर देंगे। जी, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते नजर आए कि आने वाले दिनों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो हरियाणा की जनता के बीच होगा, जिसके बाद फाइनल होगा कि हरियाणा की जनता क्या चाहती है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? तो एक बात तो उन्होंने मान ली कि उनके अंदर कोई, जैसे हरियाणा में कहते हैं, तंत्र नहीं बचा, अब उन्हें बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे। मैं आपको ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर हार चुकी है और बौखलाहट में वो कुछ भी कह रहे हैं। खट्टर साहब कभी किसानों के बारे में ये कहते हैं कि ये आलसी हैं, मजदूर आलसी हैं इसलिए दिल्ली बैठे हैं। कभी हमें बोलते हैं कि हरियाणा के लोगों को कंधे के ऊपर से अकल नहीं है। कभी
ब्राह्मण समाज को कहते हैं फरसा लेके तेरी गर्दन काट दूंगा। कभी एसएस बोर्ड में वो हमारे ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों के रंग के आधार पर या हमारी बेटियों के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियां करके सवाल पूछवाते हैं। तो वो बौखला चुके हैं और बौखलाए हुए वो कुछ भी कह रहे हैं, और ये बौखलाहट मोदी जी में भी है और खट्टर साहब में भी है। अजय, ओवर तो टू यू। बस आखिरी में धन्यवाद। और चलते चलते एक छोटा सा सवाल, आप पूरे हरियाणा के चुनाव को देख रहे हैं, पिछली बार 10 और 0 था, इस बार आपका आकलन क्या है, जनता का मैंडेट क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि ये रिवर्स हो जाएगा। धन्यवाद रणदीप जी, दैनिक सवेरा के जनता की अदालत में आने के लिए, और जनता की अदालत में जनता के सवालों का और हमारे सवालों का, दोनों के सवालों का बहुत साफगोई से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जवाब दिया। 25 तारीख को मतदान है, हमारी अपील है आप लोग घर से निकले, गांव के लोग वोट डालने जरूर जाएं। और दैनिक सवेरा का ये कारवां अब एक नए शहर में, नए संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों के बीच, वरिष्ठ नेताओं के बीच जाएगा, और हम सीधा जनता की तरफ से उनसे सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर। मोदी चलेगा या मुद्दा चलेगा इस चुनाव में? ना मोदी महत्वपूर्ण है ना रणदीप। लोगों को आखिर में मुद्दा और जिंदगी के विषय चाहिए। मोदी की गारंटी चाइना के माल की तरह है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। मैंने एक कांग्रेस का गारंटी प्रोग्राम बनाया था, आप तो वहां गए। ये गारंटी शब्द भी मोदी जी ने वहां से मुझसे चोरी किया हुआ। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसने उन्हें गाली देकर कोस कर बीजेपी के खिलाफ वोट ली। उसके बाद सत्ता की मलाई लूटने के लिए दुष्यंत चौटाला उनकी गोदी में बैठ गया और सारे एमएलए बेच दिए वहां। गवर्नर साहब जो हैं वो राजधर्म नहीं निभा रहे। गवर्नर साहब संविधान नहीं निभा रहे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज खारिज हो जाती। ये सरकार बहुत दिन चल नहीं सकती, बकरे की मां है, कब तक खैर मनाएगी। पुलवामा हुआ तब किसकी सरकार थी? मोदी जी थे। उरी हुआ हमला हमारे, तब कौन था? मोदी जी थे। पठानकोट का हमला हुआ, कौन थे? मोदी जी थे। कांधार में हमारे उग्रवादियों को छोड़कर आए, कौन थे? वाजपेयी जी। जब जब बीजेपी की सरकार आती है बड़े उग्रवादी हमले होते हैं। देश का मुद्दा है किसानी और युवा के लिए रोजगार। ये देश के मुद्दे हैं। देश के मुद्दे भैंस चोरी कर लेंगे, वो मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, ये मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, ये देश के मुद्दे नहीं है। यानी अगर 2 पति पत्नी है तो वो उनके 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ज्यादा बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? अब वो उन्होंने तो करे नहीं, अब हमारे को और मना कर दें बच्चे पैदा करने से, ये क्या बात है? नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय झा और इस वक्त दैनिक सवेरा का चुनावी रथ कुरुक्षेत्र में आ चुका है, और कुरुक्षेत्र के इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं गोहाना गांव में, और ये कैथल विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ इस चुनावी रथ पे होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा की जनता की अदालत में। आज कैथल की धरती पे, कैथल विधानसभा क्षेत्र में रणदीप सिंह सुरजेवाला दैनिक सवेरा के जनता की अदालत में है, और आज हम इनसे जानेंगे कि हरियाणा प्रदेश और देश में 4 चरणों का चुनाव हो गया है और उसके बाद 3 चरणों का चुनाव बाकी है। हरियाणा में क्या मिजाज है, हरियाणा की जनता क्या चाहती है, और साथ ही कुरुक्षेत्र में जहां इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के सामने बीजेपी के नवीन जिंदल है, किस तरह का मुकाबला है? सबसे पहले रणदीप जी, यही सवाल, हम लोग पिछले 15 दिनों से हरियाणा के अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जो समझ में आया कि हरियाणा में 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो किसान का, दूसरा नौजवान का, और तीसरा महिलाओं के सम्मान का। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है हरियाणा में? अजय जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जी, आज देश में एक ऐसी सरकार है जब लाखों किसान, वो उसमें गरीब मजदूर भी था, रविदासिया भी था, वाल्मीकि भी था,
हर बिरादरी का किसान भी था। जब देश के उस राजा से जिसको वोट देकर हमने बनाया था, जब हम न्याय मांगने गए तो मिला क्या? लाठियां मिली, दीवारें मिली, भाले और बंदूकों की नालियां मिली, दुत्कार मिली। 381 दिन तक लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर मजदूरों के साथ दस्तखत देते रहे, पर नरेंद्र मोदी जी को ये समय नहीं मिला कि वो उनकी बात सुन सके। वो लाल किला पर कब्जा करने नहीं गए थे, वो वहाँ ज़मीन मांगने भी नहीं गए थे। वो केवल ये कहने गए थे कि 3 काले कानून जिनसे आप हिंदुस्तान की खेती को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हो, कृपया करके ये कानून वापस लो। फसल का रेट जो निर्धारण होता है, किसान को वो फसल का रेट मिल जाए ताकि सीरी हो या किसान वो अपनी मेहनत की कमाई ले सके। 750 किसान शहीद हो गए, पर देश की संसद ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। हाँ, उल्टा क्या कहा गया कि जो मजदूर और किसान वहाँ गए हैं, जो सरदार भाई थे, बोले ये उनके बारे में बीजेपी के लोगों ने कहा ये खालिस्तानी है। जो मेरे आप जैसे थे जिन्होंने शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उनके बारे में कहा ये उग्रवादी हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये देशद्रोही हैं। वो बीजेपी जो 36 बिरादरी के किसान और खेत मजदूर से कल तक ये कहती थी कि ये गुंडे, बदमाश, मवाली, उग्रवादी, देशद्रोही, नक्सलवादी हैं, आज वो वोट कैसे मांग सकते हैं? दूसरा, आप अगर किसी गांव की आज हालत देखें हरियाणा की, और शायद ये देश की भी हालत होगी, मैं तो आपको हरियाणा की बता सकता हूँ। 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे गांव छोड़कर पलायन कर गए, क्योंकि शिक्षित हैं, काबिल हैं, लायक हैं, उम्मीद है, परंतु रोजगार नहीं है। अगर किसी को 1 किला ज़मीन भी आती है तो अपने पिता को कहता है इसे बेच दीजिए, 40 लाख रुपए दीजिए, मैं विदेश जा रहा हूँ। हमारी बेटियां तक विदेश पलायन करने को आज मजबूर हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह जी ये कहते हैं कि यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। आप किसी गांव की कहानी उठाकर देख लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और जो हमारी महिला पहलवान बेटियां हैं, वो न्याय ही तो मांग रही थी। उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनके साथ अनाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। वो यही तो कह रही थी कि मोदी जी के जो सबसे खासम खास बृजभूषण सिंह हैं, उनको हटाइए और उन्हें सजा दीजिए। उल्टा बेटियों को सड़कों पर दिल्ली पुलिस से घसीटा गया। तो किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, ये चारों बातें महत्वपूर्ण हैं हरियाणा के लिए। और 5वें हमारे फौजी, इस इलाके से थोड़ा फौज में कम भर्ती है, बाकी इलाके से ज़्यादा है, पर अब भर्ती होने की बजाय 4 साल के लिए फौज ठेके पे ली जा रही है। अगर किसी बच्चे की वहाँ कोई शहीद हो जाए, ना उसके परिवार को मुआवजा मिलता, ना उसे शहीद का दर्जा मिलता। कहाँ जाएं हरियाणा के बच्चे? रणदीप जी, हम लोग जो घूम रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा है कि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको भरोसा है मोदी की